Students, welcome to Science Roger and Public School online classes. This video tutorial for class 12th, subject accountancy and chapter issue or share. In this video, we will discuss the further topic of this chapter, forfeiture and reissue of share at par. तो सबसे पहले जो है ये forfeiture क्या होता है? forfeiture मतलब होता है कि जब जो है कोई भी ऐसा शेयर होल्डर होता है कॉल्स इन एरियर को पे नहीं करता तो फाइनली जो है कंपनी उनके शेयर्स जो है वापस ले लेती है या जब्त कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब वो जब्त करने के बाद क्या करती है, उन शेयर्स को फिर दोबारा से किसी अनदर पर्सन को जो है किसी अनदर शेयर होल्डर को इशू कर देती है, तो उसे कहा जाएगा री इशू। तो इसके लिए क्या एंट्रीज होती हैं, ये जो है जो भी एंट्रीज होती है वो हम एक न्यूमेरिकल के साथ ही जो है डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल। Question number 27. Pawan Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into the shares of rupees 10 each. It purchased a building from Y Limited Y for rupees 2 lakh and issued fully paid shares to Y for the purchase consideration. ये हमारा जो है प्रीवियस टॉपिक है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये जो इतनी लाइन है इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं और बाकी क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो इसे अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। इसकी एंट्री जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई असेट्स परचेज की जाती है और उसके बदले अगर शेयर्स देते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं, तो इसकी वो दो एंट्रीज जो है यहाँ पर हो जाएगी। हमारा मेन जो क्वेश्चन जो टॉपिक है शेयर फॉरफिट एंड री इशू, वो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इट इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। अब टोटल जो है कंपनी के 5 लाख रुपीस के अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 50,000 शेयर्स थे, जो यहाँ 20,000 यहाँ दे दिए होंगे एंड जो बैलेंस शेयर्स अब बच गए हैं 30 वो उसने पब्लिक को इशू कर दिए एंड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो हम इसको जो है साथ साथ नोट डाउन कर लेते हैं कि कंपनी ने जो है कितने शेयर इशू किए हैं। कंपनी ने 30,000 शेयर्स जो है इशू किए ऑफ रुपीज 10 ईच, जो हमें फर्स्ट लाइन में बता दिया गया था। एप्लीकेशन थी हमारी 3 रुपी पर शेयर, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकेंड भी जो है 2 रुपीज। तो हमेशा इसको टोटल करके हम देखते हैं, ये 10 आ रहा है हमारा। आफ्टर दैट क्या है इसमें, अशोक who had been allotted 500 shares failed to pay the both calls। हमारा शेयर होल्डर है अशोक जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने दोनों ही कॉल्स नहीं दी, तो ये क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर। और कौन कौन सी हैं ये, कॉल्स का है और बोथ है यहाँ, तो इट मीन्स दोनों फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल दोनों ही उसने नहीं पे किए। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइशू, और जब उसने दोनों ही शेयर्स पे नहीं की तो उसके शेयर्स को जो है फॉरफिट कर लिया गया एंड री इशू एट 9 पर शेयर टू हरी। और कोई अनदर पर्सन मिस्टर हरी है, उसको 9 रुपी पर शेयर जो है री इशू कर दिए एज फुली पेड अप। मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा शेयर होल्डर का क्या नाम है, अशोक। तो अशोक एंड शेयर्स हैं हमारे 500, एरियर्स थी इस पर, एरियर्स हमारी बोथ कॉल्स, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पर एरियर थी। आफ्टर दैट जो है सेकंड कॉल के बाद इसको फॉरफिट कर लिया गया। फॉरफिट मतलब इसको जब्त कर लिए गए उसके शेयर्स। तो देखो इसके लिए फर्स्ट एंट्री, अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हुए, तो यानी कि फर्स्ट कॉल की बैंक एंट्री तक, बैंक एंट्री से पहले ट्रांसफर एंट्री तक जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से फिर इसका जो है इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3 रुपी पर शेयर है, 90,000। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी इसकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
90,000 से ही। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की एंट्री होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट भी हमारा 3 से ही है तो 90 से एंट्री हो जाएगी। इसके बाद इसकी बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट पर भी कोई एरियर नहीं थी, ना कोई एडवांस था। ओके, नेक्स्ट है फिर इसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब यहाँ से जो है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हमने, यहाँ हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस पर क्या थी, एरियर थी। बट ट्रांसफर एंट्री पर एरियर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ट्रांसफर एंट्री 30 शेयर्स ₹2 ईच के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे 60,000 हो जाएंगे। इसके बाद इसकी बैंक एंट्री, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करें या ना करें। तो हम हमेशा जो है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही इसको कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ कॉल्स इन एरियर थी, देख लेते हैं 500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो फर्स्ट कॉल है हमारी ₹2 एंड 500 शेयर्स। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर 500 मल्टीप्लाई ₹2 पर शेयर। 1000 रुपीज जो है हमें यहाँ रिसीव नहीं हुए। तो 60,000 रिसीव होने चाहिए थे। विदाउट ओपनिंग में हम डायरेक्ट माइनस करते हैं और फाइनल अमाउंट शो कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए, आफ्टर दैट हम पहुंचे सेकंड कॉल पे। तो सेकंड कॉल की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट में एक एंट्री में कितना अमाउंट आ जाएगा, 30 और ₹2 पर शेयर के अकॉर्डिंग जो है ये भी 60,000 ही रहेगा। इसके बाद इसकी बैंक एंट्री, तो अब हमें याद है कि इसके भी जो है सेकंड कॉल पर भी उसी शेयर होल्डर ने सेकंड टाइम भी फिर पैसे नहीं दिए। टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो यहाँ इसके फिर से कॉल्स इन एरियर, वही 500 शेयर वाला पर्सन है ये अशोक, जिसके पास 500 शेयर थे और हमारी फर्स्ट फाइनल कॉल थी ₹2 पर शेयर से ही। तो ये फिर से सेम अमाउंट आ जाएगा 1000 और ये डायरेक्ट माइनस होके 59,000। अब इसके बाद यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी नो वेरी वेल कॉल्स इन एरियर। अब इसके बाद क्या किया कंपनी ने, जब उसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए, फिर सेकंड पर भी नहीं दिए, तो फाइनली इसके शेयर को जब्त कर लिया, फॉरफिट कर दिया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना कि फॉरफिट के लिए हम क्या एंट्री करते हैं। तो फॉरफिट के लिए क्या एंट्री होती है, जब हम शेयर इशू कर रहे थे तो हम हमेशा 2 शेयर कैपिटल करते हैं। हमेशा क्या रहता है, 2 शेयर कैपिटल 2 में रहता है, यानी कि क्रेडिट रहता है। जब हम किसी उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो वो जो है हम शेयर कैपिटल जो इशू करते टाइम क्रेडिट करते आ रहे हैं उसको वापस से डेबिट कर दिया जाएगा। तो हमेशा फॉरफिट के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड 2, अब 2 में क्या आएगा, 2 में वो कॉल्स या वो इंस्टॉलमेंट जिस पर एरियर थी। एरियर थी फर्स्ट पे, एरियर थी सेकंड पे। तो हम इसको लिखेंगे 2 में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। आफ्टर दैट लास्ट हम लिखते हैं 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ये 2 चीज़ तो इसमें एज इट इज रहेंगी। ये जो बीच वाली जो ये 2 चीज़ें हमने लिखी हैं, ये डिपेंड करता है कि किस किस इंस्टॉलमेंट पे एरियर है। इन केस यहाँ अलॉटमेंट पे एरियर होती तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी आ जाता, तो एप्लीकेशन पे कभी एरियर होती ही नहीं है। तो ये जो बीच की 2 चीज़ें हमने लिखी हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये डिपेंड करता है कि जिसके हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं
उसकी एरियर कहाँ कहाँ है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। स्टार्टिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से ही होगी और टू शेयर फॉर फीचर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमें अमाउंट देखना है अब इसका कि अमाउंट कैसे कितना आएगा। तो अमाउंट के लिए वापस यहाँ जाओ कि कितने शेयर्स थे। शेयर्स थे 500 शेयर्स थे। इसके बाद ये देखो कि हम ये इंस्टॉलमेंट करते करते कहाँ आ गए हैं। इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन भी कर चुके हैं हम, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, सेकंड कॉल भी। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ तक कितने पैसे पर शेयर हम कॉल कर चुके हैं। पर शेयर वही टोटल 10 रुपीज हम कॉल कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। तो जहां हम पहुंच गए हैं, जितने अब तक अमाउंट आ जाना चाहिए था, तो हम सेकंड कॉल तक आ चुके हैं। तो सेकंड कॉल तक का 10 रुपी पर शेयर रिसीव होना चाहिए था 500 शेयर्स पर। तो 500 मल्टीप्लाई 10 रुपीज, 5000 यहाँ पर आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जो अब तक उस शेयर पर टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए था। तो टोटल हमारे जो है 500 शेयर से, और हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ तक सारी कॉल्स यानी कि 10 रुपीज पर शेयर जो है हमें रिसीव हो जाना चाहिए था। तो अब यहाँ 5000 रिसीव होना चाहिए था। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये वो एंट्रीज हमने लिखी है जिस पर एरियर थी। तो अंडरस्टूड है कि इस पर जितनी एरियर थी वो अमाउंट ही यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट कॉल पर कितनी एरियर थी? फर्स्ट कॉल पर एरियर थी हमारी 1000 रुपीज। तो यहाँ फर्स्ट कॉल के सामने 1000। सेकेंड कॉल पे कितनी एरियर थी? सेकेंड कॉल पे भी 1000 ही थी। यहाँ अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। 5000 में से इन दोनों को टोटल करके माइनस कर दो। तो 5000 में से 2000 माइनस करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग बच जाएगा 3000। यहाँ हमेशा बैलेंसिंग अमाउंट आता है शेयर फॉर फीचर के सामने। तो इस तरह से जो है हम इस एंट्री को करते हैं। तो इस एंट्री में हमने अभी क्या किया है, शेयर्स को फोरफिट कर लिया है हमने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिस पर एरियर है, और बाकी टू शेयर फॉर फीचर में अमाउंट, जितने शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं उस पर अब तक जितना अमाउंट आ जाना चाहिए, यहाँ जिस पे जितनी एरियर है वो उसके सामने लिख दी, और बाकी का बैलेंसिंग अमाउंट फॉर फीचर अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके बाद आगे इसने क्या किया था, इन शेयर्स को जो है 9 रुपी पर शेयर के अकॉर्डिंग री इशू कर दिया था। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि फोरफिट तो हमने कर दिए। अब री इशू में क्या कहा गया था कि 9 रुपी एंड री इशू 9 रुपी पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप मतलब होता है कि एक शेयर को कितने का मानते हुए। तो फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि एक शेयर जितने का था, और इस क्वेश्चन में एक शेयर 10 रुपए का है। तो 10 रुपए का मानते हुए कितने में इशू किया है? 9 में। तो यहाँ पर ये जो री इशू हुआ है ये 1 रुपी लॉस पर री इशू हुआ है, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर मानते हुए 9 रुपए में हमने इशू उसको कर दिया। तो यहाँ 1 रुपी लॉस पर हमने शेयर्स को री इशू किया है। तो पहले हम इसकी री इशू की एंट्री देखते हैं क्या हो जाएगी, फिर अमाउंट। तो री इशू की जो है एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम री इशू करते हैं, पहली बात तो जब हम री इशू करते हैं तो ऐसे इंस्टॉलमेंट जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड कॉल, ये सब नहीं करते, सारा अमाउंट एक ही बार में मंगवा लेते हैं। तो री इशू के टाइम पर हमें इस तरह से फर्स्ट सेकंड कॉल बनाने की जरूरत नहीं होती है, एक ही बार में सारा अमाउंट आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डायरेक्ट एक ही एंट्री से हम इशू कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट से। अब इसके बाद अगर लॉस पर इशू किए गए हैं, जैसे कि हमारी स्टेटमेंट में है 10 का मानते हुए 9 रुपए में इशू कर दिया, तो 1 रुपए के लॉस पे, तो अगर लॉस पे री इशू किए हुए हैं तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट वापस से यहाँ डेबिट हो जाएगा, जो ये अकाउंट हमारा था। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस था तो ये हमें पहले ही पता चल जाता है कि लॉस है। जब हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो तभी माइंड में आ जाना चाहिए कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट होगा। एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद देखना है इसका अमाउंट क्या आएगा। तो शेयर कैपिटल के सामने हमेशा वो अमाउंट रहता है जितना आना चाहिए था। तो हमने 500 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं जिस पर 10 का मानते हुए, तो 10 रुपी पर शेयर 5000 रिसीव हो जाने चाहिए थे।
हुए कितने हैं रिसीव, 9 के अकॉर्डिंग, तो मल्टीप्लाई 9 के अकॉर्डिंग 4500 हमें रिसीव हो गए हैं। तो लॉस कितने का हो गया, लॉस हमें हुआ 500 का। या जैसे कि मैंने आपसे कहा था 1 रुपी का लॉस हो रहा है, तो 500 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी 500, या फिर डायरेक्ट इसका डिफरेंस ले लो कि इतने रिसीव होने चाहिए थे, इतने रिसीव हो गए हैं, तो डिफरेंस क्या रह गया, लॉस, जो हम कहाँ से कंपनसेट करेंगे, शेयर फॉरफीचर से। ये वो अमाउंट होता है जो जिसके शेयर फॉरफिट हुए हैं, उसके हमने शेयर्स भी ले लिए, और जो अब तक का अमाउंट आ चुका है वो भी वापस नहीं दिया। तो वो जो अब तक अमाउंट आ चुका है 500 शेयर्स पर, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल तो नहीं दी, बट उसने जो है एप्लीकेशन दी होगी, अलॉटमेंट दी होगी, तो उसका जो ऑलरेडी आ चुका है वो भी अमाउंट जो है, उस पर आया हुआ अमाउंट कंपनी रिटर्न नहीं करती है, शेयर्स भी ले लेती है, और जितना आ चुका है वो भी अपने पास ही रखती है। तो ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने बैलेंसिंग अमाउंट आता है, ये वो अमाउंट होता है जितना अशोक ने 500 शेयर्स पर ऑलरेडी पे कर दिया होगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड उसने दी नहीं थी। तो अब ये जो लॉस हमारा होता है री इशू का, ये इस वजह से होता है क्योंकि हमने कंपनी के शेयर जो है, अशोक ने पेमेंट ना करने की वजह से जो है कंपनी के शेयर फॉरफिट हुए और री इशू करने पड़े लॉस पर, 10 का था 9 पर री इशू करना पड़ा। तो ये लॉस फॉरफिट होने की वजह से हुआ है, तो फॉरफिट से ही इस लॉस को हम कंपनसेट करते हैं। तो इसीलिए जब भी लॉस आए तो उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से डेबिट करना है, यानी कि इस 3000 में से 500 रुपीज इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए कर लिए हैं। और जब री इशू हो जाता है तो एक और एंट्री होती है, अब जो ये बचे हुए पैसे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरफिट से 3000 का बेनिफिट हमें हुआ कि शेयर्स भी कंपनी के पास आ गए और जो अब तक पैसे आए हुए थे वो भी कंपनी के पास ही रह गए। तो यहाँ 3000 का बेनिफिट हो गया कि कंपनी के पास उसके शेयर आ गए, 3000 रुपये एक्स्ट्रा आ चुके हैं, उसमें से 500 हमने यूज़ कर लिए। बाकी के जो बच गए हैं वो हमेशा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो अगर री इशू हुआ है स्टेटमेंट में, तो री इशू की 2 एंट्री होगी, एक इशू करने की और एक जो एक्स्ट्रा शेयर फॉरफिट अकाउंट में अमाउंट बच गया है उसको ट्रांसफर करना टू कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ 3000 था हमारे पास, जिसमें से 500 हमने यूज कर लिया री इशू करते टाइम इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, एंड रिमेनिंग 2500 कंपनी के कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगर री इशू नहीं हुआ तो ये एंट्री भी नहीं होगी, ओनली फॉरफिट तक होता तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। बट फॉरफिट के बाद उसने ये भी कहा कि इसको 10 रुपये का मानते हुए 9 रुपये में इशू कर दिया है, तो जितने में इशू कर दिया है उससे एंट्री करो और बाकी का जो रिमेनिंग फॉरफिट अमाउंट है वो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करो। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर एट पार। जब कंपनी ने एट पार पर शेयर इशू किए हुए थे, उस सिचुएशन में अगर हम फॉरफिट और री इशू करते हैं तो क्या एंट्रीज होती है, और इसी टॉपिक को एट प्रीमियम पर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।